हेलो नमस्कार गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करेंगे मस्त मजे में हो। मैं भी बिल्कुल मस्त मजे में। तो आप कंटिन्यू 9th क्लास विज्ञान की क्लास से देख रहे हो। उसी में आज हम कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? 11वां पार्ट पढ़ेंगे। कौन सा? 11वां। चैप्टर 11। नाम है ध्वनि। क्या? ध्वनि। वैसे तो ध्वनि के बारे में आप जानते ही होंगे। कोई भी पशु पक्षी या दैनिक जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार की हमें या आवाज हम हमारे कानों के द्वारा संसूचित कर पाते हैं, वो क्या है? ध्वनि है। तो ध्वनि के बारे में आज पढ़ेंगे। इंग्लिश में साउंड कहते हैं। हम प्रतिदिन जैसे मानव पक्षियों, घंटियों, मशीनों, वाहनों, टेलीविजन आदि की ध्वनि सुनते हैं। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। किसका रूप है? ध्वनि ऊर्जा का रूप है, जो कि हमारे कानों में श्रवण का संवेदन। ध्वनि ऊर्जा का रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। ऊर्जा के अन्य रूप है जैसे यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा आदि। फिर आपने ऊर्जा का संरक्षण पढ़ा था कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है। तो इसमें एक रूप कौन सा है? ध्वनि ऊर्जा का। अब इसके आगे, किसी कंपायमान वस्तु के बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? नहीं। तो किसी वस्तु या ध्वनि के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? कंपन करने के लिए कंपन चाहिए। ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है? किसी वस्तु में उत्पन्न कंपनों की वजह से। ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है। किसकी वजह से? कंपन की वजह से। पहली बात तो आपने ये सुन ली कि ध्वनि है वो कंपन के बिना संभव नहीं है। अब आप देखेंगे, हमने एक सवृत्तर द्विभुज में आघात द्वारा ध्वनि उत्पन्न की थी। हम विभिन्न वस्तुओं में घर्षण द्वारा खुरेचकर, रगड़कर या वायु फूंककर उनमें हिलाकर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। इन क्रियाकलापों को हम क्या कह सकते हैं? या हम वस्तु को कंपायमान करते हैं और ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कंपायमान का अर्थ है या कंपन का अर्थ है किसी वस्तु का तेजी से बार बार इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति। किसी किसी वस्तु की वस्तु की बार बार इधर उधर इधर उधर या आगे पीछे आगे पीछे होने वाली गति क्या होती है? कंपन होती है। होने वाली गति कंपन कहलाती है। किसी वस्तु की बार बार इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति क्या कहलाती है? कंपन कहलाती है। उसके आगे देखना, मनुष्य में वाक ध्वनि इनके वाक तंतुओं के द्वारा कंपित होने के कारण उत्पन्न होती है। मनुष्य में वाक ध्वनि इनके तंतुओं के कंपित होने के कारण होती है। जब कोई पक्षी अपने पंखों को फड़फड़ाता है तो हमें ध्वनि सुनाई देती है। मक्खी बिन बनाती है तो भी ध्वनि सुनाई देती है। ये ध्वनि अलग अलग होती है। और इन ध्वनियों को, यानी इन ध्वनियों के कंपन अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए हमें अलग अलग सुनाई देती है। अब है ध्वनि का संचरण। कि ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? कंपन से। अब है ध्वनि का संचरण। ध्वनि का संचरण। और ध्वनि संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। आपको बता दें कि ध्वनि बिना माध्यम के संचरित नहीं की जा सकती। ध्वनि कंपन करती हुई वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है उसे माध्यम कहते हैं। द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है या संचरित होती है उसे क्या कहते हैं? माध्यम। यहाँ ठोस, द्रव्य या गैस माध्यम हो सकता है। स्रोत से उत्पन्न होकर ध्वनि सुनने वाले तक किसी माध्यम से होकर पहुंचती है। किसी न किसी माध्यम से जरूर पहुंचती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो हम अपने चारों ओर विद्यमान वायु के कणों को कंपायमान कर देती है। ये कण कंपायमान वस्तु से हमारे कानों तक स्वयं गति करते हुए नहीं पहुंचते। अगर पहले कंपायमान वस्तु के संपर्क में रहने वाले माध्यम के कण अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित होते हैं और ये अपने समीप के कणों को एक बल लगाते हैं, जिससे फलस्वरूप निकट वाले कण विराम अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं। निकटवर्ती कणों को विस्थापन करने के पश्चात प्रारंभिक कण अपनी मूल अवस्था में लौट आते हैं। माध्यम में ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ध्वनि अपने कानों तक या हमारे कानों तक नहीं पहुंचती। माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ माध्यम से होता हुआ संचरित होता है। ये थी एक स्थान से दूसरे स्थान तक या माध्यम में ध्वनि का संचरण किस प्रकार होता है। कि सबसे पहले जब कोई कंपन उत्पन्न होता है तो उसके आसपास के कणों को कंपायमान कर देता है। आसपास के कण अपने आसपास के कणों में एक बल लगाते हैं जिससे वे विस्थापित हो जाते हैं, और वे विस्थापित हो जाने पर पहले वाले कण शांत हो जाते हैं। इस प्रकार विक्षोभ आगे से आगे बढ़ता जाता है और हमारे कानों तक ध्वनि सुनाई देती है। तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों को गति उत्पन्न कर देते हैं। इन कण
और या ये कण किसी प्रकार की गति या अन्य कणों में उत्पन्न करते हैं। माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते, लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ता है। सबसे पहले बात क्या है, माध्यम के कण खुद आगे नहीं बढ़ते, उनमें जो विक्षोभ होता है वो आगे बढ़ता है। किसी माध्यम में ध्वनि के संचरण के समय ठीक ऐसा प्रतीत होता है, इसीलिए ध्वनि को तरंग के रूप में जाना जा सकता है। ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों की गति द्वारा विलक्षित होती है, और इन तरंगों को क्या कहते हैं, यांत्रिक तरंगे। इन तरंगों को यांत्रिक तरंगे कहते हैं। यांत्रिक तरंगे परिभाषा याद रखना, थ्योरेटिकल पार्ट है, जो भी बताया जा रहा है पढ़ लेना। ध्वनि के संचरण के लिए वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। सबसे अधिक कौन सा सामान्य माध्यम है, विरल माध्यम बोला जाता है वायु। विरल माध्यम कौन सा है, वायु, जिसे ध्वनि के लिए सामान्य माध्यम बोला जाता है। जब कोई कंपायमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है, और इस प्रकार उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र को संपीड़न कहते हैं। उच्च दाब के क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे क्या कहते हैं, संपीड़न। ये संपीड़न कंपायमान वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है। जब कंपायमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। उच्च दाब का क्षेत्र मतलब ये क्या होगा, संपीड़न। और निम्न दाब का क्षेत्र मतलब ये विलयन होगा। ये क्या होगा, संपीड़न, जिसे शृंग भी कहते हैं, और इसे गर्त या विरलन कहते हैं, विरलन। आगे देखना, दोनों की परिभाषा याद रखना। उच्च दाब के क्षेत्र को तो क्या कहते हैं, संपीड़न, और निम्न दाब के क्षेत्र को क्या कहेंगे, विरलन। जिस विरलन कहते हैं जब वस्तु कंपित करती है या कंपन करती है, अर्थात आगे पीछे की गति से या आगे पीछे की गति करती है, तो वायु के संपीड़न और विलयन में एक श्रेणी बन जाती है। संपीड़न और विलयन ध्वनि तरंगे बनाते हैं जो माध्यम से होकर संचरित होती है। संपीड़न उच्च दाब का क्षेत्र है और विलयन निम्न दाब का क्षेत्र है। दाब किसी माध्यम के लिए आयतन के कणों से संबंधित है। किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व अधिक दाब और कम घनत्व कम दाब के कारण होता है, और ध्वनि का संचरण घनत्व परिवर्तन के संचरण के रूप में देखा जा सकता है। अब आगे वाली हेडिंग है, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। पहला ध्वनि का संचरण, अब है ध्वनि संचरण के लिए, ध्वनि संचरण के लिए, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो देखना क्या होगा आगे। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम जैसे वायु, जल, स्टील आदि यानी वही पदार्थ की तीन अवस्थाएं ठोस, द्रव्य, गैस की आवश्यकता होती है। यह निर्वात में होकर नहीं चल सकती, यानी वायु यानी ध्वनि है वो निर्वात में गमन नहीं करती है। ये आपको ध्यान में रखना। प्रयोग है एक विद्युत घंटी और एक कांच का वायुरुद्ध बेलजार लीजिए। विद्युत घंटी को बेलजार में लटकाइए। बेलजार को चित्र में एक निर्वात पंप से जोड़िए। घंटी के स्विच को दबाइए, और आप इसमें क्या होगा, आपको एक निर्वात पंप लेना है और फिर उसके अंदर आपको इस प्रयोग को छोड़कर दूसरा प्रयोग बताऊं। किसी सूखी गिलास में आपको सेल फोन रख देना है। सेल फोन में दोनों तरफ अपने हाथ सटाकर बीच में मुंह लगाकर हवा को मुंह के अंदर खींच लेना है। दूसरे सेल फोन से कॉल करने के लिए बोलना है, तो आपको रिंगटोन नहीं सुनाई देगी अगर गिलास में जरा भी वायु नहीं है तो, क्योंकि माध्यम नहीं है तो ध्वनि का संचरण नहीं होता। दूसरा, अगर मान लो थोड़ी बहुत वायु शेष रहती है उसके अंदर तो थोड़ी बहुत ध्वनि सुनाई देगी, और अगर मान लो बिल्कुल भी वायु नहीं रहती है तो बिल्कुल भी ध्वनि सुनाई नहीं देगी। यह था कि ध्वनि माध्यम में संचरित होती है। अब है कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। क्या होती है, ध्वनि की तरंगे वो अनुदैर्ध्य तरंगे है। तो इसको देखना, अनुदैर्ध्य तरंग किस प्रकार है। ध्वनि की तरंगे कौन सी तरंगे है, अनुदैर्ध्य तरंगे, और ये ध्यान में रखना किस प्रकार है। उन क्षेत्रों को जहाँ शिलंगी की कुंडली, अब आपको एक प्रयोग दिया गया है कि एक है क्या लेनी है, शिलंगी। शिलंगी है नहीं, स्प्रिंग लेनी है, और उसको पहले तो क्या करना है, खींचना है, फिर दबा देना है। उन क्षेत्रों को जहाँ शिलंगी की कुंडली पास पास होती है उन्हें संपीड़न कहते हैं, और कुंडली दूर दूर होती है उसे विलयन कहते हैं। किसी माध्यम में ध्वनि संपीड़नों तथा विलयनों के रूप में संचरित होती है। आप किसी शिलंगी में विक्षोभ के संचरण तथा किसी माध्यम में विक्षोभ की तुलना कर सकते हैं। ये तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती है।
इन तरंगों में माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर होगा। विक्षोभ माध्यम की दिशा के समांतर होगा। कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक तब तक गति नहीं करते लेकिन विराम अवस्था में आगे पीछे दोलन गति करते हैं। ठीक इसी प्रकार तरंग संचरित होती है। अतः ये अनुदैर्ध्य तरंग। परीक्षा में सवाल आता है ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है, क्यों, कारण बताइए। तो ये इनका ध्वनि का संचरण है वो माध्यम के विक्षोभ के समांतर होता रहता है। विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर होता रहता है, इसी कारण वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर पाती है लेकिन अपनी विराम अवस्था में आगे पीछे दोलन गति करती है, अनुदैर्ध्य तरंग। यदि आप शिलंगी को अपने हाथ से पकड़कर दोनों सिरों को धक्का न देकर बाएं दाएं हिलाएं तो अब शिलंगी में तरंग उत्पन्न होती दिखाई देगी। इस तरंग में कण संचरण की दिशा में कंपन नहीं करते हैं लेकिन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत अपनी विराम अवस्था में आगे पीछे कंपन करते हैं। इस प्रकार के तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ एक दूसरे के लंबवत हो तो अनुप्रस्थ और समांतर हो तो अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य का जब तरंग संचरण की दिशा के समांतर हो तब समांतर। और अनुप्रस्थ कब होगी? अनुप्रस्थ तरंग संचरण के लंबवत हो तब। तरंग संचरण के लंबवत हो तब, ये याद रखना दो चीजें। अब इसके आगे देखो तो इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। इस प्रकार अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे हैं जिनमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति पर तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत गति करे। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करे। अब पहले तो क्या, पहले में अनुदैर्ध्य में तो आपको शिलंगी को खींचकर छोड़ना था, तो जो विक्षोभ होते हैं वो देखना था। अब दोनों सिरों से पकड़कर उसको आगे पीछे हिलाना था। आगे देखो ध्वनि के तरंग के अभिलक्षण। अब आगे वाली हेडिंग आ रही है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग के अभिलक्षण कौन कौन से है देख लेना। ध्वनि तरंग के अभिलक्षण, पहला आवर्ती। पहला क्या है? आवर्ती। दूसरा है आयाम। दूसरा क्या है? आयाम। और तीसरा क्या होगा? वेग। तो इन तीनों को पढ़ेंगे बारी बारी से। ध्वनि तरंग की को ग्राफीय रूप से दिखाया जा सकता है जो प्रदर्शित करेंगे बाद में। जब ध्वनि तरंग किसी माध्यम में गति करती है तो घनत्व तथा दाब में कैसे परिवर्तन होता है। किसी निश्चित समय पर माध्यम का घनत्व और दाब दोनों ही उसके औसत मान से ऊपर और नीचे दूरी के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। जब ध्वनि तरंग माध्यम में संचरित होती है तो घनत्व तथा दाब में क्या उतार चढ़ाव होगा, जो आगे देखेंगे। संपीड़न वह क्षेत्र है जहाँ कण पास पास आ जाते हैं और उन्हें वक्र के ऊपरी भाग में दिखाया गया है। शिखर अधिकतम संपीड़न के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है तथा संपीड़न वह क्षेत्र है जहाँ घनत्व दाब दोनों ही अधिक होते हैं। विलयन निम्न दाब का क्षेत्र है जहाँ कण दूर दूर होते हैं। इन्हें घाटी में प्रदर्शित किया जाता है। इन्हें वक्र के निम्न भाग द्वारा दर्शाया जाता है। अब आपको बता दें किस प्रकार दर्शाया जाता है। मान लो ये माध्य स्थिति है, कुछ इस प्रकार संपीड़न चलते हैं तो इन्हें तो बोलेंगे संपीड़न और इसे बोलेंगे विलयन। उन्हें तो संपीड़न और इसे विलयन को कहा जाएगा। अब आगे देखो, इस वक्र के निम्न भाग द्वारा दिखाया जाता है। शिखर को तो शृंग कहते हैं, इसको तो शृंग कहते हैं, इसको गरत कहते हैं। यह भी याद रखना। गरत कहा जाता है दो संपीड़नों तथा दो विलयनों के बीच की दूरी तरंगदैर्ध्य कहलाती है। दो संपीड़नों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? लैम्डा तरंगदैर्ध्य कहलाएगी। अब और दो गरतों के बीच की, जिसे लैम्डा द्वारा दर्शाया जाता है। और इसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर। आगे देखना, आवर्ती से कोई घटना कितनी जल्दी घटित होती है। मान लीजिए हम आवर्ती के बारे में कैसे जानेंगे, ये तो लैम्डा था तरंगदैर्ध्य। अब आवर्ती है, आवर्ती से हम किस प्रकार जानेंगे कोई घटना कितनी जल्दी घटित होती है। किसी ढोल को पीट पीट कर बजा रहे हैं, अब ढोल के 1 सेकंड में जितनी बार पीटते हैं वह उसके ढोल को पीटने की क्या है? आवर्ती। जब किसी माध्यम में ध्वनि संचरित होती है तो माध्यम का घनत्व है उसके अधिकतम तथा न्यूनतम के बीच बदलता रहता है। घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक परिवर्तन और उनमें पुनः अधिकतम मान तक आने
पर एक दोलन पूरा करने एक दोलन पूरा होता है एकांक समय में इन दोलनों की संख्या। एक सेकंड में जितने दोलन पूरा करती है उसे क्या कहते हैं, दोलन की आवर्ती कहते हैं। एकांक समय में इन दोलनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। तो आवर्ती की परिभाषा याद रखना है, एकांक समय में दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। उसके बाद यदि हम प्रति एकांक समय में अपने आप पास से गुजरने वाले संपीड़नों और विलयनों की संख्या को गणना करें तो वह क्या होगी, ध्वनि की आवर्ती होगी। सामान्यतः इसे न्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ध्वनि की आवर्ती को न्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और उसका SI मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। एक हर्ट्ज से बड़ा किलो हर्ट्ज भी होता है, क्या होता है, किलो हर्ट्ज। एक किलो हर्ट्ज बराबर कितना होता है, 1000 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज। अब आगे देखना, दो क्रमागत संपीड़नों तथा दो क्रमागत विलयनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। अब दो, ये तो था कि प्रति एकांक समय में दोलनों की संख्या का आवर्ती कहलाती है, प्रति एकांक समय में दोलनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। और आवर्तकाल क्या होता है, एक सेकंड में दोलनों की, यानी एक दोलन पूरा करने में जितना समय लिया जाता है, एक दोलन पूरा करने में जितना समय लिया जाता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। यानी किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं, दो क्रमागत विलयनों या संपीड़नों को। उसके बाद एक संपूर्ण दोलन के लिए लिया गया समय ध्वनि तरंग संचरण का आवर्तकाल कहलाता है, जिसे टी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और आवर्तकाल का SI मात्रक सेकंड होता है। आवर्ती तथा आवर्तकाल के बीच संबंध होता है, आवर्ती और आवर्तकाल के बीच संबंध होता है, क्या संबंध होता है वो आगे देखना, किसके, आवर्ती और आवर्तकाल के बीच संबंध। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, किस प्रकार उल्टे होते हैं, प्रति एकांक सेकंड में दोलनों की संख्या तो आवर्ती होती है, और एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय आवर्तकाल होता है, क्या, आवर्ती। किसके समानुपाती होती है या बराबर होती है, आवर्ती बराबर होगी 1/, आवर्तकाल। या इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, आवर्तकाल बराबर 1/, आवर्ती भी लिखा जा सकता है। आगे देखना, इसी प्रकार उच्च तारतम्य की ध्वनियां, उच्च तारतम्य की ध्वनियां हम सुनते हैं तो किसी भी बिंदु से एकांक समय में संपीड़न तथा विचलन की अधिक संख्या गुजरती है। किसी आर्किटेक्ट या वाद्य वर्दु में वायलिन तथा बांसुरी एक ही समय बजाई जा सकती है, दोनों ध्वनियां एक ही माध्यम में चलती है और हमारे कानों को एक ही समय पहुंचती है। दोनों ही स्रोतों की ध्वनियों को एक ही चाल से चलती है, लेकिन ध्वनि में जब ग्रहण करते हैं तो भिन्न भिन्न होती है। ऐसे इनके अभिलक्षण या तारतम्य के कारण होती है। किसी भी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है उसे तारतम्य कहते हैं। मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है उसे क्या कहते हैं, और तारतम्य। किसी स्रोत का कंपन जितना शीघ्र होगा उतनी ही अधिक होगी आवृत्ति, क्या, उतनी, कंपन शीघ्र होगा तो आवृत्ति भी उतनी ही अधिक होगी, या और तारतम्य भी अधिक, और आवृत्ति अधिक होने पर क्या कहते हैं, तारतम्य भी अधिक। इसका मतलब कह सकते हैं आवृत्ति तारतम्य के समानुपाती होता है। अब इसके आगे बात कर लेते हैं किसकी, कि विभिन्न आकार और आकृति की वस्तुएं विभिन्न आवृत्ति के साथ कंपन करती है। अब एक है विक्षोभ तरंग का किस प्रकार होता है, जो भी है आप देखना, चार स्थितियां दी गई है, चार स्थितियां आपको दी गई है किताब वाले ने, और फिर बाद में बताएगा कि किसमें अधिक है, जो भी है। पहली स्थिति, दूसरी, दूसरी स्थिति, फिर तीसरी, फिर क्या है, तीसरी, फिर चौथी दे रखी है, फिर क्या है, चौथी दे रखी है। तो ये तो प्रबल ध्वनि की होगी, किसकी होगी, आयाम अधिक होगा तो प्रबल ध्वनि, ये किसकी होगी, प्रबल ध्वनि। और आयाम किसे कहते हैं, सरंग और गरज के बीच की दूरी आयाम कहलाती है, जैसे कैपिटल ए द्वारा दो क्रमागत सरंगों के बीच की दूरी लेमड़ा तरंग दैर्ध्य कहलाती है, ये प्रबल ध्वनि होगी। और ये कौन सी होगी, ये मृदु ध्वनि होगी, ये क्या होगी, मृदु।
ध्वनि। और इसको तारत्व्य के रूप में कहा गया है कि निम्न तारत्व्य। इसको तो क्या कहते हैं, निम्न तारत्व्य, और इसको बोलते हैं उच्च तारत्व्य, उच्च तारत्व्य। समझ में आया होगा कुछ। अब इसके आगे देखते हैं, किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभों को तरंग का क्या कहते हैं, दोनों ओर माध्य स्थिति ये दोनों ओर तरंग के अधिकतम विक्षोभों को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं, आयाम कहते हैं। इसे ए द्वारा प्रदर्शित किया जैसा है। ध्वनि के लिए इसका मात्रक दाब या घनत्व का मात्रक होगा। ध्वनि की प्रबलता तथा मृदुता मूलतः आयाम से ज्ञात की जा सकती है। यदि किसी मेज पर धीमे से चोट मारे तो मृदु ध्वनि सुनाई देगी, क्योंकि हम कम ऊर्जा की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। यदि हम मेज पर अधिक जोर से या चोट मारे तो अधिक प्रबलता की ध्वनि सुनाई देगी। उत्पादक स्रोत से निकलने के पश्चात ध्वनि तरंगे फैल जाती है। स्रोत से दूर जाने के पश्चात आयाम तथा प्रबलता दोनों ही कम होते जाते हैं। प्रबल ध्वनि अधिक दूरी तक चल सकती है, क्योंकि ये अधिक ऊर्जा संबद्ध रखती है, या समान आवृत्ति की प्रबल या मृदु ध्वनियों की तरंगे अलग अलग आकृति में दर्शाई जा सकती है। आगे देखना, ध्वनि की ये गुणता वह विलक्षण है जिसे हम समान तारत्म्य या प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं, टोन, जिसमें एकल आवृत्ति होती है। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं, स्वर। एकल को तो रिंगटोन, दूसरे को स्वर। अब इस और ये सुनने में सुखद होता है, शोर कर्ण प्रिय नहीं होता। स्वर तो सुनने में सुखद होता है या प्रिय होता है, जबकि स्वर तो सुनने में प्रिय होता है, शोर सुनने में अप्रिय होता है। अब इसके बाद तरंग के किसी बिंदु जैसे एक संपीड़न और एक विलयन में एकांक समय में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, वेग। अब तीन लक्षण थे, पहला आवर्ती आयाम और आवर्तकाल। तो आवर्ती और आयाम के बारे में पढ़ लिया है। अब वेग के बारे में देखेंगे, किस प्रकार वेग से संबंधित है वो देखना आप। वेग बराबर क्या होता है, वेग इज इक्वल टू दूरी बटा समय। क्या होगा, दूरी बटा समय। इसके आगे देखेंगे, यहाँ ध्वनि की तरंग दैर्ध्य, ये तरंग द्वारा एक आवर्तकाल में चली गई दूरी है। तो यहाँ पर दूरी क्या है, दूरी बराबर क्या है, लैम्डा। समय बराबर क्या है, समय तो टी होगा, आवर्तकाल ही होगा। तो यहाँ पर और वेग क्या होगा, v। दूरी लैम्डा अपॉन कैपिटल टी। तो आगे देखना, वेग बराबर तरंग दैर्ध्य है। तो फिर इसके आगे देखेंगे तो न्यू क्या होता, 1 अपॉन आवर्तकाल को क्या कहा जाता था, आवर्ती कह सकते थे, क्या कहते थे, आवर्ती। तो यहाँ से इसका मान रख दो 1 अपॉन टी का, v बराबर लैम्डा न्यू या न्यू लैम्डा। तो ये संबंध होता है वेग बराबर। और इसे क्या लिखा जा सकता है, वेग बराबर तरंग दैर्ध्य इंटू आवर्ती। किसी माध्यम के लिए समान भौतिक परिस्थितियों में ध्वनि का वेग और सभी आवृत्तियों में लगभग स्थिर रहती है। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल दे रखे हैं, वो आप कर लेना। आगे देखो, किसी एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या, ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, तीव्रता। उसके आगे, यद्यपि हम कभी कभी प्रबलता या तीव्रता शब्दों का पर्याय के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन इसका अर्थ एक नहीं है। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप होती है। यद्यपि दो ध्वनियां समान तीव्रता की हो सकती है, फिर भी हम एक को दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे कान इसके लिए अधिक संवेदनशील होते हैं। फिर आपको क्वेश्चन दे रखा है कि ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में अंतर, तो आपको लिखवाया हुआ है, आपको याद करना है फिर से। फिर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, यानी अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की चाल, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल किस प्रकार होती है, देखना। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि, किसी माध्यम में ध्वनि एक निश्चित चाल से संचरित होती है। किसी पटाखे या तड़ित के गर्जन की ध्वनि प्रकाश की चाल दिखाई देने के कुछ देर बाद सुनाई देती है। वो आप ध्यान से सुनो।
क्या होता है ना कि जब बादल आपस में टकराते हैं तो उनमें आवेश आता है, धनात्मक और ऋणात्मक। फिर दोनों आवेश की अधिकता होने की वजह से वो मिल जाते हैं, और मिल जाने पर क्या होता है, विद्युत विसर्जन हो जाता है। विद्युत विसर्जन की जब घटना होती है तब दो, एक तो ध्वनि उत्पन्न होती है, दूसरा प्रकाश उत्पन्न होता है। तो हमें पहले प्रकाश दिखाई देता है और बाद में गर्जन सुनाई देती है, तो ऐसा क्यों, यही सवाल आता है। तो इसका मतलब ये है कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होती है। तो प्रकाश जल्दी हमें पृथ्वी पर पहुंचता है, हमें दिखाई देता है। जबकि पृथ्वी पर या बीच में माध्यम होने की वजह से या माध्यम के परिवर्तन की वजह से क्या होता है, ध्वनि है वो एक दूसरे माध्यम से टकराती हुई पहुंचती है, तो ध्वनि अवरोधों से टकराते हुए आती है तो उसे लेट पहुंचती है और हमें लेट सुनाई देती है। अब इसके आगे आप सुनना, ध्वनि का परावर्तन। अब क्या है, ध्वनि परावर्तित किस प्रकार होती है वो देखना। क्या है, ध्वनि का ध्वनि का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन था उसी प्रकार क्या था, ध्वनि का परावर्तन। किसी ठोस अथवा द्रव्य से टकराकर ध्वनि एक पर उसी प्रकार वापस लौटती है जिस प्रकार रबड़ की गेंद किसी दीवार से टकराकर वापस लौटती है। आपने वो देखा होगा, बिना किसी खिड़की वाला कमरा गूंजता है, उसी प्रकार वो क्या है, ध्वनि का टकराव या परावर्तन है। प्रकाश की भांति ध्वनि भी किसी ठोस अथवा द्रव्य की सतह से परावर्तित होती है तथा परावर्तन के उन्हीं नियमों का पालन करती है। परावर्तक के नियमों का, परावर्तक सतह पर खींचे गए विलंब तथा ध्वनि के आपतन होने की दिशा, परावर्तन होने की दिशा के कोण सबसे आपस में बराबर होते हैं, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, यानी प्रकाश के दोनों नियमों की बात कर रहा है। तरंगों के परावर्तन के बड़े आकार के अवरोधक की आवश्यकता होती है, चाहे पॉलिश किए हुए या खुरदरे हो। अब प्रतिध्वनि, टकराने के पश्चात आने वाली ध्वनि को क्या प्रतिध्वनि कहते हैं। पहला पॉइंट आया है इसमें, प्रतिध्वनि इस प्रकार है, किसी उचित परावर्तक वस्तु जैसे कि इमारत अथवा पहाड़ के निकट यदि आप जोर से चिल्लाएं या ताली बजाएं तो आपको कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर से सुनाई देती है। आपको सुनाई देने वाली इस ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। वापस सुनाई देने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। स्पष्ट है, प्रतिध्वनि कम से कम 1 सेकंड का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए। यदि किसी दिए गए ताप पर 22 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 344 मीटर प्रति सेकंड का मान ले तो ध्वनि की अवरोधक तक जाने में परावर्तन के पश्चात वापस श्रोता तक 1 सेकंड के पश्चात पहुंचना चाहिए। अतः श्रोता के परावर्तक सतह तक जाने तथा वापस आने में ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी, इसको 0.1 से गुणा कर देना है तो 34.4 मीटर होगी। अतः प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की श्रोता से 17.2 मीटर दूरी होनी चाहिए। अब इसके आगे अणुरणन, अणु या अनुरणन टॉपिक आता है, अनुरणन। किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बारंबार परावर्तन होने के पश्चात काफी समय तक बनी रहती है। आपने मूवी में, सिनेमा हॉल में ट्रेलर देखा होगा, कितनी जोर से दीवारों से टकराता हुआ बार बार सुनाई देता है, वही बात कर रहा है। बार बार परावर्तन के काफी समय तक बनी रहती है, जब तक कि इतनी कम न हो जाए कि आप सुनाई नहीं पड़े। ये बारंबार परावर्तन जिसके कारण होता है उसे ध्वनि निर्बद्ध होता है, इसे अनुरणन कहते हैं। ध्वनि निर्बद्ध होती है तो बार बार परावर्तन होता है, इसे अनुरणन कहते हैं। किसी सभा भवन या बड़े हॉलों में अत्यधिक अवांछनीय होता है। अनुरणन को कम करने के लिए भवनों की छतों या दीवारों को अवशोषक पदार्थों या संपीड़ित फाइबर बोर्ड या खुरदरे प्लास्टर द्वारा पर्दे लगे होते हैं। सीटों के पदार्थों का भी उपयोग अवशोषक गुणों के आधार पर किया जाता है। इसके बाद है ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग। पहला है माइक्रोफोन या लाउड स्पीकर, हॉर्न, तुरीय तथा शहनाई वाद्य यंत्र इस प्रकार के बनाए जाते हैं कि सभी दिशाओं में फैल जाएं। आपको पता हो गया कि शहनाई वगैरह या तुरी वगैरह बनाई जाती है तो किस प्रकार की बनाई जाती है, कुछ इस प्रकार की बनाई जाती है, आगे से मुंह बढ़ा करके, ताकि सभी दिशाओं में ध्वनि जा सके। आगे इन यंत्रों में नली का आकार खुला भाग शंक्वाकार होता है। यह स्रोत से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को बार बार परावर्तित करके श्रोता की ओर आगे की दिशा में भेज देता है। दूसरा है स्टेथोस्कोप का चिकित्सक यंत्र, जो शरीर के अंदर मुख्यतः हड्डियों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के काम में आता है। स्टेथोस्कोप रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि बार बार परावर्तन के पश्चात डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। तीसरा कंसर्ट हॉल
सम्मेलन कक्षों तथा सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती है, जिससे कि परावर्तन के पश्चात अपनी ध्वनि को हॉल के सभी भागों तक पहुंचाया जा सके। कभी कभी वक्राकार ध्वनि पट्टों को मंच के पीछे रख दिया जाता है, जिससे कि ध्वनि पट में से परावर्तन के पश्चात समान रूप से पूरे हॉल में फैल जाए ध्वनि। अब है सर्वथा प्रास। सर्वथा प्रास आपने बचपन से ही पढ़ रहे हो। सर्वथा प्रास क्या होती है? तीन प्रकार की ध्वनियां होती है, सर्वे, सर्वे, प्रासर्वे। प्रासर्वे में तो मानव कान रह ही नहीं सकते। यानी कहने का मतलब मानव कान का पर्दे फट जाते हैं, इतनी तेज ध्वनि होती है, अल्ट्रासाउंड होती है, आपने सुनी होगी या कभी जांच करवाई होती है, देखी होगी कि कानों की सेफ्टी के लिए कुछ डाले जाते हैं कानों के अंदर अवरोधक, ताकि इतनी अधिक तेजी से ध्वनि ना जाए कानों के अंदर, क्योंकि उससे आप बहरे भी हो सकते हो। दूसरी बात कर ली जाए 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को असर्वे ध्वनि कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो तक की, यानी 20 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनि को सर्वे प्रास में माना जाता है, और उससे अधिक आवृत्ति की ध्वनि को प्रासर्वे कहा जाएगा। उसके आगे कुछ जंतु भूकंप से पहले परेशान हो जाते हैं। भूकंप मुख्यतः प्रगति यानी प्रगति तरंगों के पहले निम्न आवृत्ति की सर्वे ध्वनि उत्पन्न करता है। जंतुओं का सावधान कर देती है। 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को प्रासर्वी ध्वनियां कहते हैं, यानी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को प्रासर्वी ध्वनियां कहते हैं। डॉल्फिन, चमगादड़, पाइपाई जैसे जंतु प्राध्वनि उत्पन्न करते हैं। अब इसके बाद आते हैं पराध्वनि के अनुप्रयोग। पराध्वनि उच्च आवृत्ति की तरंगें हैं। पराध्वनि अवरोधों की उपस्थिति में एक निश्चित पथ पर गमन कर सकती है। उद्योगों तथा चिकित्सा के क्षेत्र में पराध्वनियों का विस्तृत रूप से उपयोग किया जा सकता है। पराध्वनि प्राय उन भागों को साफ करने में क्या उपयोग की जाती है जिन तक पहुंचना कठिन होता है। सर्पिलाकार नली, विषम आकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक अवयव। दूसरा है पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉकों में आई दरारों या अन्य दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है। धात्विक घटकों को प्राय बड़े बड़े भवनों, पुलों, मशीनों तथा वैज्ञानिक उपकरणों को बनाने के लिए किया जाता उपयोग में लाया जाता है। धातु के ब्लॉकों में विद्यमान दरारें या छिद्र से जो बाहर दिखाई नहीं देती है, भवनों या पुलों की संरचना मजबूत कर देते हैं। पराध्वनि को ब्लॉक से गुजारी जाती है। अब इसके बाद यही है, एक ईसीजी की जाती है। साधारणतः ध्वनि जिसको तरंग दैर्ध्य अधिक होता है उनको संसूचक तक पहुंचा दिया जाता है, या इसका उपयोग किया जाता है कहाँ? पराध्वनि तरंगों का हृदय के विभिन्न भागों तक परावर्तित करके हृदय का प्रतिबिंब इकोकार्डियोग्राफी या ईसीजी में किया जाता है। दूसरा, पराध्वनि संसूचक का एक ऐसा यंत्र होता है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग कर मानव शरीर के आंतरिक भागों में पहुंचाते हैं। और फिर इससे क्या होता है? इसे अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। आपने सोनोग्राफी में देखा, उसमें भी पराध्वनियों का उपयोग किया जाता है। फिर पराध्वनि का उपयोग गुर्दे की छोटी पतरी की बारीकी कणों को तोड़ने के लिए भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि आजकल लेजर वाला या दूरबीन वाला ऑपरेशन करवाते हैं, वो इसी पराध्वनि की वजह से है। तो ये आपका पार्ट पूरा है। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट तत्वों पर बात करेंगे। पहला तत्व है ध्वनि विभिन्न वस्तुओं के कंपन करने के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि कंपन की वजह से उत्पन्न होती है। और कंपन किसे कहते हैं? किसी वस्तु का बार बार इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति क्या कहलाती है? कंपन गति। फिर दूसरा क्या आता है? किसी ध्वनि धर्मात्मक माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में संतुलित। पहली तो ध्वनि क्या है? कंपन करती है। ध्वनि कंपन उत्पन्न के कारण होती है। दूसरा क्या होगा? ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में होगी। अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में संचरित होती है। फिर दूसरा क्या होगा इसके आगे बढ़ा? ध्वनि माध्यम में क्रमागत संपीड़नों और मिलनों के रूप में संचरित होती है। किसके रूप में? संपीड़नों, संपीड़नों एवं विरलनों के रूप में ध्वनि संचरण होती है। इसके आगे की बात कर ली जाए तो ध्वनि संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते हैं, केवल विक्षोभ भी संचरित होता है, यानी विक्षोभ उत्पन्न करते हैं। फिर है ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती। ध्वनि क्या होती है? निर्वात में संचरित नहीं होती, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती, में संचरित नहीं होती।
ध्वनि निर्वात में संतरित नहीं होती है। उसके आगे बात कर लेते हैं। घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान और पुनः अधिकतम मान के परिवर्तन से एक दोलन पूरा होता है। यानी एक दोलन पूरा अधिकतम मान से न्यूनतम मान फिर अधिकतम मान पर एक दोलन पूरा होगा। वह न्यूनतम दूरी जिस पर किसी माध्यम में घनत्व या दाब आवृत्ति के रूप में अपने मान की पुनरावृत्ति करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। दो क्रमागत संपीड़नों और विदरणों के बीच की दूरी की तरंग दैर्ध्य कहलाती है। उसके बाद तरंग द्वारा आवर्तकाल किसे कहते हैं? एक दोलन पूरा करने में जितना समय लेती है तरंग उसे क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। एकांक समय में होने वाले दोलनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। आवर्ती बराबर होना कौन टी आवर्तकाल। ध्वनि का वेग भी आवर्ती न्यू और तरंग दैर्ध्य लेमडा। तो वी बराबर क्या होता है? न्यू लेमडा। फिर ध्वनि की चाल मुख्यतः संचरण होने की वेग बराबर वी बराबर क्या होता है? न्यू लेमडा। उसके आगे ध्वनि के परावर्तन के अनुसार ध्वनि में आपतन कोण की दिशा, परावर्तन कोण की दिशा, परावर्तक सतह, अभिलंब तीनों एक ही तल में रहते हैं। फिर किसी सभागार में ध्वनि निर्बत बार बार परावर्तनों के कारण इसे अनुरणन कहते हैं। ध्वनि के अभिलक्षण जैसे तारत्व, प्रबलता, गुणता तरंगों के गुणों द्वारा निर्धारित होती है। प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के लिए कानों की शारीरिक अनुक्रिया है। किसी एकांक क्षेत्रफल से एक सेकंड में गुजरने वाले ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। मानव कानों की सर्वथा परास या सर्वथा औसत परास कितनी है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। फिर उसके बाद सर्वथा के परास से कम आवृत्ति की ध्वनि को अवसर्व्य और अधिक आवृत्ति की ध्वनि को परासर्व्य या पराध्वनि कहते हैं। पराध्वनि चिकित्सा या प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनेक उपयोग में ली जाती है। सोनार आगे अभ्यास क्वेश्चन आंसर है जो आपने कर लिए होंगे और बहुत ही अच्छे से करवाए हुए हैं। तो आज की क्लास को यही विराम करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।